रात जैसे ही ढल रही थी और हवा में हल्की ठंडक घुल रही थी, उसी समय घर के आंगन में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी, जैसे किसी अनदेखी तूफानी लहर में धीरे धीरे सबके दरवाज़ों को थपथपाना शुरू किया हो। और तभी कहानी का दरवाज़ा अचानक ऐसे खुला जिस तरह कोई किस्मत का पन्ना हवा से उलट जाए, क्योंकि उस वक्त रसोई में खड़ी थी बावरी। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और हाथों में मसालों की महक, जैसे कोई रणभूमि में तलवारें नहीं बल्कि देसी खाने का जादू तैयार कर रही हो। और उसका पहला ही वाक्य था, आप क्या लग रहे हैं? फिर खुद ही हंस पड़ी और बोली, लग रहा हूं ना एकदम बावरी। आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सेंटिमेंट फूड की जगह देसी फूड से ठप्पा भी देसी स्टाइल में ही लगेगा। दोस्तों, यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर मुड़ती है जहां हंसी के पीछे छिपा तूफान धीरे धीरे जोर पकड़ने लगता है, क्योंकि आने वाले पलों में जो कुछ होता है वो सिर्फ खाना बनाने का किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी धोखेबाजी, एक ऐसी चाल और एक ऐसी सच्चाई का सामना है जो किसी की भी दुनिया हिला दे। क्या कभी आपने सोचा है कि एक साधारण सी रसोई में बने खाने से किसी की जिंदगी ही बदल जाए? मुझे बताइए, अगर ऐसा कुछ आपके सामने हो तो आपका दिल क्या कहेगा? उधर दूसरी तरफ कहानी का सबसे बड़ा धमाका अभी बस शुरू ही हुआ था, क्योंकि पुष्पा जी ने तो उस दिन रघुपति की पूरी बैंड बजा दी थी। हाँ, वही रघुपति जिसकी हरकतें अब हद पार कर चुकी थीं, और पुष्पा जी ने जैसे अपनी सारी दबी हुई ताकत उसी पर उतार दी। पहले एक थप्पड़, फिर दूसरा, फिर एक जोरदार धक्का, और बेचारा रघुपति दोनों हाथ जोड़कर कहता रहा, मुझे छोड़ दो पुष्पा जी, माफ कर दो। लेकिन पुष्पा जी आज रुकने वाली नहीं थी। आज उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि इंसाफ की आग जल रही थी। लेकिन कहानी की असली धारा यहाँ से बदलती है जब आर्या और अनु सामान लेने बाहर जाते हैं, और इसी दौरान पुष्पा जी और गोपाल जी मिलकर ये सोचने लगते हैं कि आखिर भोजन कहाँ तैयार किया जाए, क्योंकि समय कम था और काम बहुत। और तभी जैसे ही दोनों बाहर खुले मैदान में जगह देखने जाते हैं, वहां कहानी में प्रवेश होता है विपिन का, जिसकी आंखों में उलझन थी और चेहरे पर डर। उसने आते ही कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे पापा कुछ अजीब कर रहे हैं। मैंने उनके फ़ोन में देखा कि वो साड़ियाँ बेच रहे हैं, लेकिन मेरे पापा तो कभी ऐसे कोई बिजनेस में थे ही नहीं। दोस्तों, आपने कभी ऐसा पल देखा है जब एक मासूम बच्चे की आंखों में ऐसा डर दिखाई दे कि उसका हर शब्द किसी टूटे हुए विश्वास की तरह लगे? ये सच में दिल हिला देता है। आप भी बताइए, आपको क्या लगता है, क्या एक बेटे का अपने पिता पर शक करना आसान होता है? पुष्पा जी के मन में बिजली सी कड़कती है। वो तुरंत समझ जाती हैं कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। वो पूछती हैं कि तुम्हारे पापा तो किसी साड़ी का बिजनेस करते ही नहीं, फिर ये साड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं? और जब विपिन कहता है कि उसे भी यही समझ नहीं आया, इसलिए वो उनके पास आया है, तब पुष्पा जी की बुद्धि एक तेज धार की तरह चलने लगती है। वो तुरंत पूछती हैं कि क्या उसके पास कोई ऐसा फ़ोन है जिसका नंबर उसके पिता के पास ना हो, और बच्चा बिना देर के अपने दोस्त लकी का फ़ोन ले आता है। यहीं से कहानी में असली खेल शुरू होता है, क्योंकि पुष्पा उसी फ़ोन से रघुपति को कॉल करती है और कहती हैं कि उन्हें साड़ियाँ चाहिए, वो देखना चाहती हैं। रघुपति पहले झूठ बोलता है, बहाने बनाता है, फोटो भेजने की बात करता है, पर जैसे ही पुष्पा जी कहती हैं कि उन्हें 150 साड़ियाँ चाहिए शगुन के लिए, तो रघुपति लोभ में आकर लोकेशन भेज देता है। और दोस्तों, आप जानते हैं, कहानी कभी भी आसान राह नहीं देती। जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं, और जो छिपा होता है वही असली तूफान बनकर सामने आता है। जब पुष्पा और गोपाल लोकेशन पर पहुंचते हैं और साड़ियां देखते ही गोपाल चौंक जाते हैं, क्योंकि वो सारी साड़ियां उन्हीं की दुकान की होती हैं। उनकी आंखों में गुस्सा, हैरानी और दर्द सब एक साथ भर जाता है। वो चिल्लाकर कहते हैं, ये मेरी दुकान की साड़ियां हैं, रघुपति तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन किस्मत एक और मोड़ देती है, क्योंकि तभी रघुपति अपने गुंडों को बुलाता है और दोनों पर हमला करवा देता है। गोपाल को बांध दिया जाता है और रघुपति उनके चेहरे पर काला पोतने ही वाला होता है। तभी अचानक जमीन कांपती है, हवा भारी हो जाती है, और वहां प्रकट होती हैं पुष्पा जी। आंखों में ऐसा रूप जैसे काली माँ खुद उतर आई हों। हाथ में जो मिलता है वही उठाकर वो गुंडों पर टूट पड़ती हैं। एक बार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और रघुपति के तो जैसे प्राण ही पतली डोर पर लटकने लगते हैं। पुष्पा उसे जमीन पर गिराती हैं, पैर उस पर रख देती हैं और कहती हैं, आज तुझे तेरे हर पाप का हिसाब मिलेगा। दोस्तों, सोचिए जरा, जब एक माँ का रूप योद्धा बन जाए, जब उसके बच्चों पर खतरा आए, तो क्या वो पर्वत भी नहीं तोड़ देगी? आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइए।
उधर जैसे ही विपिन को पता चलता है कि उसकी माँ और पिता दोनों खतरे में हैं, वो दौड़ता हुआ अनु और सिमरन के पास पहुंचता है और रोते हुए बताता है कि पापा और मम्मी दोनों को बचाना होगा। और कहानी में एक नया रोमांच भर जाता है, क्योंकि अब सवाल ये है कि क्या वे समय पर पहुंच पाएंगे? क्या रघुपति हार मान जाएगा? क्या खतरा अभी भी बाकी है? और क्या आर्य भी अनु के साथ वहां पहुंचकर आखिरी लड़ाई लड़ेगा? इन सवालों का जवाब किस्मत अपने अंदाज में देती है और कहानी ऐसे धक्के पर खत्म होती है जहां हर दिल थम जाता है, हवा जैसे रुक जाती है और लगता है कि आने वाला पल किसी बड़े विस्फोट की तरह फटेगा। लेकिन एक बात तय है, अंत में हमेशा जीत उसी की होती है जो सच का साथ देता है। और चाहे रघुपति कितनी भी चालाकी कर ले, इंसाफ की डोरी कभी नहीं टूटती। वो बस देर से पहुंचती है, पर पहुंचती जरूर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आने वाली टक्कर में कौन जीतेगा, पुष्पा का सच या रघुपति की चाल? अपनी राय जरूर साझा करें।